जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल तक हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछने का चांस बनता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन तक के क्वेश्चन को देख रहे थे। बाकी जो बच गया था उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तक के क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ चुने हुए क्वेश्चन को हमने आज लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। और इससे पहले यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जो आपका ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है या सब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उसके साथ यदि आपके छोटे कोई भाई बहन हैं जो क्लास 12th में जाने वाले हैं, ठीक है, या क्लास 11th में है, 10 में है, 11th में जाएंगे, या 9 में है, 10 में जाएंगे, तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही न्यूनतम फी में एप्लीकेशन पर बैच शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 12th वाले बच्चे का फी है वो मात्र 599 रुपया रखा गया है और 11th वाले बच्चों के लिए फी मात्र 499 है और जो आपका 10 वाला स्टूडेंट होगा उनके लिए मात्र 399 रुपया रखा गया है। ठीक है, और इसका ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आप जाकर वहां से एडमिशन अपना ले सकते हैं, अपना कोर्स खरीद सकते हैं यदि आप परचेज करना चाहते हैं। तो यदि फ्री वाला आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर लगभग 800 वीडियो के आसपास अभी डल चुका है। ठीक है, तो आप जाकर यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी कंटेंट भरपूर आपको मिलेगा। आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। 25 से 30 क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, लेकिन वो भी मजेदार क्वेश्चन होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। आइए, कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रहा है जिसे बनाना चाहिए हमें, नहीं तो क्यों ना पहले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को ही देख ले। सवाल आपका है कि y बराबर x टू दी पावर x, ये तो है x के पावर में x। ठीक है, y बराबर है x के पावर x। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सवाल देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपका है फंक्शन के पावर में है फंक्शन, y बराबर फंक्शन के पावर में क्या है फंक्शन। और हम आपको बता दिए थे कि जब आपके डिफरेंशिएशन में सवाल पूछा जाए और फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा। तो जो लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों पहले लिखेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में, ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, सॉरी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस, अभी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या है, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1, और फिर log नीचे वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ज्यों का त्यों उतारेंगे तो x के पावर x होगा ना, यानी हो जाएगा x के पावर x, x कट जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1, अब प्लस यहां हो जाएगा आपको log x। ठीक है, देख लीजिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का। तो जो कुछ क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग टाइप का लग रहा है उस क्वेश्चन को हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल को देखिए। सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है। अच्छा, जितना बेचैनी आप लोग को 8-10 दिन में हो रहा है ना, बस आपको इतना ही बेचैन रहना चाहिए था शुरू से। यदि आप शुरू से इतना बेचैन होते ना तो ये 8-10 दिन में इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं होता। ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ा दीजिए, वैसे पढ़ा दीजिए, माने कमेंट पर कमेंट दाग रहे हैं कि ऐसे फेंक दीजिए, वैसे दे दीजिए, ये का है वो क्या बोलता है उसको, ये घोर के पिलाने वाला है कि एक के बाल्टी में डाल के घोर के ले 2 गिलास तू पी ले, 2 गिलास तू पी ले, ऐसे होता है। आप यदि 1 साल ध्यान देते इस पर तो अभी इतना ज्यादा जितना आपके दिमाग में खलबली मच रहा है ऐसा नहीं मचता। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप अभी तो जितना एक्टिव है ना उतना एक्टिव आप पूरे साल भर रहे। यदि आप पूरे साल भर इतना एक्टिव रहेंगे ना तो काफी आगे तक चले जाएंगे। लेकिन ये एक्टिव जो होता है बस एग्जाम से 2-3 महीना पहले, अरे परीक्षा आ गया रे, कुछ नहीं पढ़े हैं,
हाँ तनी अब ई पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, देख चला। यही कहना है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपने जो गलती किया उन लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। उन लोगों को आप शुरू से ही जोड़ कर रखिए, शुरू से ही यदि वो इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में उनको प्रेशर नहीं आएगा, वो बिंदास रहेंगे, ठीक है। हाँ, और जब हम हैं तो फिर गम किस बात का है। आ जाओ, सवाल दूसरा जो टंग गया है आपके यहां पर, देख लीजिए एक बार। सवाल कहता है कि y बराबर साइन एक्स क्यू, यही तो है, ये भी डिफरेंशिएशन का ही सवाल है। y बराबर साइन एक्स क्यू, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को देखिए और आंसर आपके सामने में निकल कर आ जाएगा। सीधे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अब देखिए यहां पर, यहां दो गो फंक्शन हमको दिख रहा है, एगो साइन और एगो एक्स क्यू। आपको बताए हैं डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट में, जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन। साइन का हो जाता है कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू। अब आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। हाँ, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें मैंने प्रिंट थोड़ा सा कम हुआ है जिसकी वजह से आपको कम दिख रहा होगा। चलिए, ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। अगला सवाल कहता है, देखिए डिफरेंशिएशन तक देख लिए थे, 2-3 क्वेश्चन और हम ले लिए हैं। अगला आपका ह्रासमान और वर्धमान का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या आपको करना होता है कि जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे पूछेगा कि दिया गया जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये ह्रासमान है कि वर्धमान है। जबकि यहां पर फंक्शन आपका दिया गया है f(x) बराबर कितना है बाबू, तो 3x प्लस में 17, यही ना है, 3x प्लस में 17। आपसे पूछा जा रहा है कि निरंतर प्रदत्त फलन r पर, यानी किसी वास्तविक संख्या पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, या इनमें से कोई नहीं। सुनो, तो जब ह्रासमान और वर्धमान वाला बात आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 3 बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी इसका हो जाएगा 3 के बराबर। अच्छा, ये 3 जो है ये f' का मान निकल के आया है, f' का मान, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि f' का जो वैल्यू निकल कर आया है, ये f' का वैल्यू 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। हम तीनों कॉन्सेप्ट यहां पर लिख देते हैं। यदि आपके f' का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, f' का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, या f' का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए दिए गए अंतराल पर, जो आपका अंतराल दिया गया है, यहां तो अंतराल दिया गया है वास्तविक संख्या, यहां पर मान रखने का कोई जगह ही नहीं बनता है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये प्लस वाला संख्या है, यानी 0 से बड़ा है। यदि f' का मान 0 से बड़ा हो जाए, या f' का मान 0 से छोटा हो जाए, या f' का मान 0 के बराबर आ जाए, तब बड़ा होगा इसका मतलब निरंतर वर्धमान, 0 से छोटा हो रहा है इसका मतलब निरंतर ह्रासमान। 0 से छोटा होने का क्या मतलब कि माइनस में हो रहा है, 0 से छोटा होने का मतलब कि यदि मान माइनस में आ रहा है तो उस पर निरंतर ह्रासमान, और यदि 0 के बराबर ही हो गया तो ना ही वर्धमान और ना ही ह्रासमान। टोटल क्लियर? यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो यही 3 कॉन्सेप्ट इसका है, और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका निरंतर वर्धमान, क्योंकि f' का मान 3 है और 3 क्या है, तो 0 से बड़ा है, यानी प्लस में है, इसलिए आपका क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि y बराबर x² प्लस 3x प्लस 4 के बिंदु 1, 1 पर अभिलंब की प्रवणता, y बराबर x² प्लस 4x, सॉरी 3x, 4x नहीं है 3x, x² प्लस 3x प्लस 4, x² प्लस 3x प्लस 4 के बिंदु, यहां पर बिंदु का मान दिया गया है। अब देखिए ये बिंदु क्या है, तो बिंदु 1,1, बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगा। अच्छा, 2 सवाल आपसे पूछा जाता है प्रवणता वाला।
एक अभिलंब की प्रवणता पूछा जाता है और एक स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? एक अभिलंब की प्रवणता आपसे पूछा जाता है और एक आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा जाता है। चलिए देखें, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा या फिर अभिलंब की प्रवणता आपसे पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंदु आपके पास दिया हुआ रहेगा, यह डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिंदु आपके पास दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो वक्र दिया गया है इस वक्र का डिफरेंशिएशन आप कर लीजिएगा। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस बिंदु में से x का मान यहां पर रख देना है, जो x का मान होगा यहां पर रख देंगे। तो जैसे ही x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर 2 गुने 1 प्लस 3, क्योंकि x का मान 1 है तो 2 1 2 3 कितना हो जाएगा 5। सुनिए, यदि आपसे पूछता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो जो dy बटे dx का मान यहां पर बिंदु का मान रखने से जो निकल के आया है dy बटा dx का मान, यही है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, जो dy बटा dx का मान हम यहां पर निकाले थे और मान निकालने के बाद जब यहां से x का मान इसमें डालिएगा तो जो मान निकल कर आएगा वो कहलाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा, इसी में दूसरा सवाल आपसे पूछ देता है। दूसरा सवाल कहता है कि अभिलंब की प्रवणता क्या होगा, इसी के अभिलंब की प्रवणता क्या होगा। एकदम गौर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब आपसे अभिलंब की प्रवणता पूछे तो जो मान निकाल के आया है इतना मान आपको निकालना है। स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा तैयो, चाहे अभिलंब की प्रवणता पूछेगा तैयो, आपको ये मान निकाल के लाना है। स्पर्श रेखा की प्रवणता कहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, और यदि अभिलंब की प्रवणता कहेगा तो एकरे ऊपर में -a का बट्टा में ज्यों करते हो, ये हो गया आपका अभिलंब की प्रवणता। यानी इसके अभिलंब की प्रवणता हो जाएगा -1/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में यदि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है और सभी का कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, मात्र 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। हमारे पास 100 क्वेश्चन है, क्या हो 50 हो के ना बनाना है, आराम से बना देंगे। आइए अब कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा या फिर फॉर्मूला बेस्ड होगा। हाँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आप एकदम याद करके देख ही लीजिएगा। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको देख लेना है, वहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या बाकी जो भी है सभी का सीधे सीधे फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको देख लेना है अच्छा से। चलिए, सवाल यहां पर कहता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स, नहीं हाँ सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बटा में क्या है x इंटू क्या है dx। अब देख लीजिए, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट पहले ही हम आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा। देखिए यहां पर यदि आप log x को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमको बटा में दिख रहा है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन बटा में दिख रहा है, हमको दिख रहा है, इसका मतलब काम बन गया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन आपको करना है, सॉरी सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, अब प्लस क्या हो जाएगा c, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan log x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर tan log x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर c में आपको दिख रहा है। नहीं, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है उसमें भी। e के पावर में है यहां पर tan इनवर्स x, अब बट्टा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है dx। सुनिए, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा एक चीज ध्यान से देखिए कि यदि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बट्टा में हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो बट्टा में दिख रहा है, तो हमको अब इससे काम खत्म हो गया, अब इसी का इंटीग्रेशन करना है सिर्फ। यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x, लेकिन x के जगह पर क्या है तो tan इनवर्स x,
अब प्लस क्या हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x प्लस क्या c। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल का ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। फर्क यही है कि जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है सवाल को सेकंड में सॉल्व कर देते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, जिन्होंने क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखा है, सिर्फ उनको टाइम लग जाता है और वही एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने में है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि एकदम क्वेश्चन छपने वाला है। नहीं, हाँ, आपको पहले ही बता दिया गया है कि डायरेक्ट या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट ही है और इसका कॉन्सेप्ट कई बार हम आपको बता दिए हैं। 0 से π/2 रूट अंडर tan x और बटा में रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x और यहां हो जाएगा आपका dx। इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक बार समझ लीजिएगा। देखिए सीमा का मान 0 से π/2 होगा, ठीक है, सीमा का मान 0 से π/2 होगा। जो त्रिकोणमितीय फलन यहां होगा वही यहां होगा और उसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहां होगा। फिर से एक बार, जो त्रिकोणमितीय फलन यहां होगा वही यहां होगा, बीच में प्लस होगा और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पर होगा, ठीक है, और सबका पावर समान होगा। इसका पावर 1/2 है, रूट के अंदर है तो पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, यानी सबका पावर सेम होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका कितना के बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका π/4 के बराबर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है π/4 के बराबर। चेक कर लीजिएगा आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सीधे सीधे आपका फॉर्मूला ही है, ये निश्चित समाकलन का फॉर्मूला ही यहाँ पर हम अभी लेकर आए हैं और यदि आप फॉर्मूला को देख लिए होंगे तो आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता दिए हैं, टोटल फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। सवाल आपका है इंटीग्रेशन a से b fx dx प्लस b से c fx dx निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सुनिए यहां ध्यान से देखिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा fx, या आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मालूम है। सुनिए हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ये फंक्शन यहां पर सेम होगा, ठीक है, यहां जो आपका सीमा है वही आपको यहां दिखेगा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो a और c बचेगा, यानी इसका सीमा हो जाएगा a से c fx dx, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमा का मान a से c fx dx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, तो यहां से कंफर्म हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको यहां स्पष्ट दिख रहा है। अगला सवाल है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, x के पावर n इंटू dx, यानी होल पावर वाला फंक्शन है। तो जब होल पावर वाला फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको मालूम है कि जितना पावर में रहता है उसमें एक ऐड करके उतने से भाग करके आप प्लस c मार देते हैं। नहीं, जितना पावर में रहता है उतने से उतना में एक जोड़ के और फिर उतने से भाग करके आप प्लस c लिख देते हैं, तो ये होल पावर वाला का इंटीग्रेशन बन जाता है। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी, सीधे सीधे काम की बातें। बचे हुए 5 से 6 दिनों में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं। चलिए देखिए सवाल आपका है e के पावर x बट्टा में x, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, 1 प्लस लॉग x, ठीक है, x इंटू यहां x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू क्या हो जाएगा dx।
अब आपसे पूछा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आराम से देखिए, पहले हम आपको बोले हैं कि क्वेश्चन का टाइप है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये एक टाइप है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हमने इसको एक टाइप के तरीके पर बता दिया और इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है क्या, कि e के पावर x हमको हमेशा बाहर चाहिए। ठीक है, e के पावर x जो आपको ये दिख रहा है ये हमेशा बाहर में चाहिए। इसके साथ यदि गुना में कुछ है तो उसको अंदर में ठेल दीजिए, जाने दीजिए अंदर में, पहले इसको अंदर जाने दो। e के पावर x 1/x, आइए अंदर जाएगा तो x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा log x। देख लीजिए, एकदम सवाल का टाइप है, सवाल इसी कंडीशन पर रहता है कि e के पावर x सबके साथ बाहर में दिखेगा, अंदर में दो फंक्शन ऐसा रहेगा, अंदर में दो फंक्शन ऐसा रहेगा जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। एक बार और चेक कीजिएगा, पहला फंक्शन या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहां देखिए कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x, नहीं log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। तो अब चेक कीजिए, ये हो गया इसका फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x अब फंक्शन, तो फंक्शन में क्या है log x प्लस क्या होगा c, यानी e के पावर x इंटू log x प्लस c, e के पावर x इंटू log x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर c में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, गिने चुने क्वेश्चन, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसमें आपसे कोटि और घात पूछा जा रहा है। यहां से भी सवाल, दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि आपसे पूछा ही जाता है, कोटि और घात, और दूसरा आपसे समाकलन गुणांक वाला। ठीक है, कोटि और घात वाला और समाकलन गुणांक वाला एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर एक बार दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, तब तक इसको हम मिटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन को मिलवा देते हैं। चलिए देखिए सवाल आपका क्या कहता है, एक बार देखेंगे। क्वेश्चन आपका है कि ds बटा में dt और इसके पावर में है 4, ds बटा में dt और इसके पावर में है 4 अब प्लस 3s ds स्क्वायर s बटा में dt और इसके बाद क्या है dt का स्क्वायर अब बराबर में है 0। पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है। सुनिए, तो जब आपको कोटि निकालना हो या घात निकालना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, जब भी आपको कोटि निकालना हो या घात निकालना हो तो थोड़ा सा गौर करना है। देखिएगा, जब कोटि निकालना हो तो ज्यादा नहीं सोचना है, देखना है कि पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। ये पूरे अवकल समीकरण में आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है वो कै बार हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसमें देखिए, यहां एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो यदि इसकी कोटि देखा जाए तो इसकी कोटि होगा 2 के बराबर। इसकी कोटि कितना होगा 2 के बराबर। ठीक है, और यदि इसका घात पूछा जाता तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिएगा, तो इसका घात हो जाएगा कितना के बराबर 1 के बराबर। लेकिन ऐसे आपसे केवल कोटि पूछा है तो इसका कोटि होगा कितना के बराबर 2 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका कहता है कि अवकल समीकरण 1 - y² dy बटा dx प्लस y x माइनस बराबर में है ay का समाकलन गुणांक क्या होगा। अभी आपसे तुरंत बात किए हैं कि 2 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, एक तो कोटि और घात वाला और एक समाकलन गुणांक वाला। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें समाकलन गुणांक निकालेंगे और उसको निकालने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि किसी भी क्वेश्चन का समाकलन गुणांक हम कैसे निकालते हैं। आइए चेक कर लेते हैं पहले समाकलन गुणांक निकालने का तरीका क्या है। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है कि 1 - y², इसके बाद क्या लिखा हुआ है तो dx बटा में dy, dx बटा में dy, इसके बाद क्या लिखा हुआ है तो प्लस yx, और इसके बाद क्या है तो बराबर में है ay। सुनिए,
यहां जो आपका क्वेश्चन है वो dx बटा dy के रूप में, सुनिएगा, तो यदि यहां x है तो यहां भी x दिखना चाहिए, एकदम दिख रहा है। उसके बाद जब यहां x है तो फंक्शन y वाला होगा और यहां भी फंक्शन y वाला होगा, एकदम ठीक ठाक है। लेकिन यहां इसके साथ गुना में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, और जो गुना में दिख रहा है उतने से भाग कर दीजिएगा। तो चलिए भाग हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग कर देंगे, इधर भी 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग कर देंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हमको किसी से मतलब नहीं है, x के साथ जो यहां पर है इसी से मतलब है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इसका इंटीग्रेशन, यानी e के पावर में इसका इंटीग्रेशन y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, चूंकि y में है, इंटू dy, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यदि आप यहां से नीचे वाला को मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2y जो ऊपर में दिख रहा है, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में -1/2 इंटू log 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहां से जो आपका ये है घात ऊपर चला जाएगा, नहीं ये घात कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में -1/2, पावर का माइनस हटेगा, बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 2, 1/2 माइनस हटेगा तो बटा में जाएगा, नहीं तो पावर 1/2 को आप रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में √1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 बटा में √1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, नहीं, हाँ। चलिए अगला जो सवाल आपके है वेक्टर का सवाल यहां पर है। सवाल आपका पूछता है, यहां पर कहता है कि a वेक्टर और b वेक्टर इतना है, तो आपसे कुछ पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए कुछ क्रिया करना है इसमें, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछा है, लेकिन कुछ क्रिया करके पूछा है, कोई बात नहीं है, क्रिया किया है तो क्या दिक्कत है, देख लीजिए ना, उन्हें भागना करना होगा और क्या करना है। देखिए तो यहाँ a वेक्टर का मान आपका है i कैप j कैप 2k कैप, a वेक्टर बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसके बाद b वेक्टर बराबर है, b वेक्टर बराबर कितना है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, माइनस k कैप। तो आपसे पूछ रहा है कि a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और डॉट डॉट कितना 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान क्या होगा। सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा, यहां तो a वेक्टर ठीक है, इसमें 3 से गुना करना होगा, इसमें 3 से, यानी 3b वेक्टर निकालना है, कितना हो जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, इसमें 2 से गुना करना होगा, यानी 2a वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब फटाफट देख लीजिए यहाँ पर a वेक्टर में 3b वेक्टर जोड़ना है, यानी a वेक्टर और 3b वेक्टर को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9 10 i कैप 6 7j कैप, यहाँ प्लस 2 और माइनस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -k कैप। इसके बाद डॉट, अब 2a वेक्टर में से b वेक्टर घटाना है, ये देखिए 2a वेक्टर में से b वेक्टर को क्या करना है, घटाना है, तो घटाइए, 2i कैप में से 3i कैप घट जाएगा तो -i कैप, 2j कैप में से 2j कैप घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 ना, 0j कैप, 0j कैप, और यहाँ 4k कैप में से -k कैप होगा, यानी हो जाएगा +5k कैप, ठीक है। चलिए देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 10 को -1 से गुना करेंगे -10, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5, तो -10 और -5 यानी कितना हो जाएगा, तो -15 के बराबर, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा -15 के बराबर। चलिए देख लीजिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है 38 नंबर क्वेश्चन की a वेक्टर का मान दिया गया है, b वेक्टर का मापांक दिया गया है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मापांक दिया गया है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान आपसे पूछा जा रहा है। आइए उसको भी देख लेते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी लिखा गया है, तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को कहाँ पूछ देगा, ठीक है।
लेकिन हाँ तैयारी रहना है, तैयारी रखना है आपको। हर प्रकार के क्वेश्चन का जब भी जैसा पूछेगा तब तैसा उसको जवाब दिया जाएगा। कहता है ए वेक्टर का जो मापांक है वो कितना के बराबर है, √26 के बराबर। फिर बी वेक्टर का जो मापांक है वो कितना के बराबर है, तो बी वेक्टर का मापांक है 7 के बराबर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मापांक है वो कितना के बराबर है, तो वो आपका है 35 के बराबर। ठीक है, 35 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से देखिए इधर। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा। देखिएगा यहां पर दिया गया है 35, ए वेक्टर का मापांक √26 और बी वेक्टर का मापांक 7 साइन थीटा। ये कट गया आपका 7 × 5 = 35, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/√26। ठीक है, ये तो साइन थीटा का मान है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, तो हम इसको कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान नहीं मालूम है तो क्या हो जाएगा, √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर √26, स्क्वायर करेंगे तो सीधे 26 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया आधार और बटा में कर्ण का मान कितना है, तो √26। 26 में से 25 घट गया 1, यानी हो जाएगा 1/√26। अच्छा, ये कॉस थीटा का मान है तो हमको डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ए वेक्टर का मापांक कितना है, √26 और बी वेक्टर का मापांक सीधे 7 और कॉस थीटा का है 1/√26। ये कट गया, कितना हो जाएगा 7 के बराबर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, सीधे 7 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। नहीं, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी के लिए कौन सा सत्य है। एक त्रिभुज यहां पर दिया गया है और त्रिभुज के योगफल नियम के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा सत्य है। आप देख लीजिए त्रिभुज के योगफल नियम के अनुसार उसके साइन को भी आप पहचान सकते हैं और उसके अनुसार उसका आंसर भी दे सकते हैं। अभी यहां पर हम फिगर भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि स्पष्ट हो जाए आपको, आप आसानी से समझ सकें। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, क्या कह रहा है फिगर। फिगर कुछ इस टाइप का है, ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा है। नहीं, यहाँ ए है, इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यही है ना। चलिए देखिए, तो त्रिभुज के जो योगफल नियम है उसके अनुसार क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, यही होगा। ठीक है, ए बी वेक्टर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो इसकी दूरी इसके बराबर हो जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या, ए सी वेक्टर। इसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0। यदि आप इसका साइन चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अब प्लस हो जाएगा सी ए वेक्टर बराबर 0। चेक कर लीजिए, तो ये है क्या, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर है कहीं क्या, बी सी वेक्टर को सी बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो इसका स्थान चेंज करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, नहीं, यानी हो जाएगा ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर अब प्लस सी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0, ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसके स्थान को चेंज करने के अनुसार ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका मूल रूप से ये है, ये कॉन्सेप्ट है इसका मूल रूप से। अब इसको जितना चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लीजिए, या इसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज करके इसका आंसर बन सकता है आप उसको लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सवाल आपका कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा, a बराबर b होगा, या क्या करा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार सवाल आपका क्या कहता है। ओहो ये तो सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, यह है कॉस थीटा का फॉर्मूला। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, सॉरी सी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि रेखा का यहां पर दिया गया है समीकरण, तो कहता है ये परस्पर क्या है, ये परस्पर क्या है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, समकोण है, इनमें से कोई नहीं है। समांतर है, प्रतिच्छेदी है, समकोण है, इनमें से कोई नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। इसको आप आपस में गुना करके देखिए, बटा में जो है ना देखिए x माइनस 1 बटा में क्या है 1, इसके बाद क्या है तो y माइनस 2 अब बटा में 2, उसके बाद क्या है यहाँ पर तो क्वेश्चन ही मिस्टेक बेल है, यहाँ पर 2 माइनस लिख ले, यहाँ पर z माइनस 3 होना चाहिए था, मिस्टेक है, z माइनस 3 बटा में 3, और दूसरा क्या है, दूसरा है x बटा में 2 बराबर y प्लस 2/2 और बराबर z माइनस 3 और बटा में कितना है, बटा में है -2, बटा -2 है, हाँ -2 है। सबसे पहले देख लीजिएगा x y z हमेशा आगे होना चाहिए, x y z हमेशा आगे होना चाहिए, तभी जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब क्या करना है तो बारी बारी से गुना करके देखिए कितना आ रहा है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 4 अब प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 6 घट के कितना हो गया 0, यानी जब 0 आ गया इसका मतलब ये एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन को देखा, 3D तक क्वेश्चन को देख लिए हैं, बाकी कुछ ही क्वेश्चन बच गया, प्रायिकता ही केवल बच गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग एक बार और फिर से शुरू करेंगे, माने एक टर्म और चलेंगे, ऐसे ही 2-2 वीडियो करके पूरा किताब को हम खत्म करेंगे। 2-2 वीडियो में, एक वीडियो में पहला, फिर एक वीडियो में दूसरा, एक वीडियो में पहला, एक वीडियो में दूसरा, माने उतना ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।